वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज से हम आपके साथ क्लास 10th मैथ्स की डीओई वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई को डीओई ने पहली वर्कशीट दी है। पहली वर्कशीट हमारी चैप्टर नंबर 1 पे बेस है। तो आइए फटाफट से पहली वर्कशीट को सोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, चैप्टर नंबर 1 पे बेस है। टोटल 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन के सोल्यूशन को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि जो भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उनके स्कूलों में इन वर्कशीट्स के नंबर लगाए जाते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सभी वर्कशीट के सोल्यूशन करवा दूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम पहली वर्कशीट के सोल्यूशन करेंगे, जो हमारी चैप्टर नंबर 1 पे बेस है। देखिए, दिस इज अवर वर्कशीट नंबर 1। एंड जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अपना नेम लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नेम लिख देना। आप देख सकते हैं 5 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और चैप्टर नंबर 1 पर बेस है। रियल नंबर पर यह हमारी वर्कशीट बेस है। बहुत ही इजी है, मजा आएगा करने में। सबसे पहला इसके अंदर क्लाउड बना हुआ है को प्राइम नंबर का। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, ऐसे लिखो 2 और 3। अगर हम 2 और 3 में कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो 2 है वो भी 1 के टेबल पे डिवाइड होगा और 3 है वो भी 1 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो 2 एंड 3 दोनों के दोनों मिलकर को प्राइम नंबर बन जाएंगे। कितना सिंपल है ये, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में वन ही कॉमन फैक्टर हो तो वो होते हैं को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 और 3 लिख लो। 2 और 3 के साथ आप यहाँ पे 6 और 7 लिख लो। 6 और 7 में देखेंगे तो वन ही कॉमन आएगा। और आप एक बार यहाँ पे 4 और 5 लिख लो। 4 और 5 में चेक करेंगे तो वन ही कॉमन फैक्टर आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है इर्रेशनल नंबर का। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और फ्रैक्शन वाले नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है इन्होंने, ए नंबर दैट इज नॉट ए रैशनल। यानी कि जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो सभी नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये फर्स्ट वाले पार्ट में तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर करा हुआ है कि अगर ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल है। और ऐसे नंबर जिनको हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, कांट बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रैशनल इरेशनल नंबर कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एंड सेकंड बी में इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। √2 हमारा इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। जो हम जानते ही हैं भैया इरेशनल है, हम इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, है ना। फिर यहाँ पे हमारे लिए थर्ड क्लाउड बना हुआ है HCF का। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट नंबर, जो हम दो नंबरों में से कॉमन निकालते हैं। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो हम गिवन दो नंबर्स में से कॉमन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 6। हमें 12 और 16 में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए और वो इनका HCF होगा। हमें 12 और 16 में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए और वही इन दोनों का HCF होगा। तो आप देखो भाई, ये जो 12 के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने का मतलब होता है आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिन जिन नंबर पर हमारा जो 12 है वो डिवाइड होता है। तो भाई 12 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी डिवाइड होगा, 3 पे भी डिवाइड होगा, 4 पे भी डिवाइड होगा, 6 पे भी डिवाइड होगा और 12 पे तो होगा ही होगा। इसी तरह जो 16 है ये 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा, 4 पे डिवाइड होगा, 8 पे डिवाइड होगा और 16 पे तो होगा ही होगा। अब आप यहाँ पे देखो कॉमन कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये 1 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये 2 भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ये 4 भी कॉमन आ रहा है। लेकिन अपने को चाहिए सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि लिखा हुआ है ना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। तो हमने देखा भाई जो यहाँ पे तीन कॉमन फैक्टर हैं 1 2 और 4 में से जो 4 है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। यानी कि अगर हम 12 और 16 का HCF फाइंड करेंगे, अगर हम कॉमन फैक्टर चेक करेंगे तो वो रहेगा हमारा 4। कितना सिंपल है ये, समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? छोटी छोटी बातें हैं ये सब। फिर है यहाँ पे एलसीएम।
अब देखो एलसीएम होता है एचसीएफ का रिवर्स। एलसीएम एक तो सबसे छोटा नंबर होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये मल्टीपल रहता है। मल्टीपल यानी कि अगर आप दो नंबर्स का टेबल लिखोगे तो उन टेबल में सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और मैंने यहाँ पे लिखा 4। यहाँ पे आपको 2 के टेबल नोट करने हैं, तो 2 वन जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसी तरह स्टोरी चलेगी। यहाँ पे आपको 4 का टेबल लिखना है, तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। आपको देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। तो आपने देखा भाई इसमें तो ये 4 भी कॉमन है और ये 8 भी कॉमन है। 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है, इसी तरह 12 भी कॉमन आएगा, 16 भी कॉमन आ जाएगा। तो हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो L का मतलब है वो है लोवेस्ट, छोटा, सबसे छोटा नंबर। तो आप इसमें ये देखो, ये जो 4 और 8 हमने मार्क करा है इनमें छोटा क्या है, तो आप कहेंगे सर छोटा तो 4 है। यानी कि अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे 2 और 4 का, तो ये एकदम बेसिक मेथड है। हमने यहाँ पे टेबल नोट करे, टेबल नोट करने के बाद सबसे छोटा नंबर निकल के आया 4, तो हमारा एलसीएम होगा 4। इस तरह की छोटी छोटी बातें इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ ये बता रखा है कि जो फ्रैक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो पहला फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब जब आप 1/7 को डिवाइड करोगे तो इसके अंदर ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं। जैसे देखो 142857 के बाद दोबारा से 142857 आ गया, इसके बाद यहाँ पे दोबारा 142857 आएगा और दोबारा 142857 आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड पूरा नहीं हुआ, और रिकरिंग का मतलब कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। सेकंड इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3/8 का, और 3/8 का आंसर है 0.375। 0.375 का मतलब है ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड है, और पूरे पूरे कंप्लीटली डिवाइड वाले को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। सबसे पहले एग्जांपल में डिवाइड नहीं हुआ था तो नॉन टर्मिनेटिंग था, और कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे थे, कुछ नंबर्स बारी बारी रिपीट हो रहे थे तो रिकरिंग था। सेकंड एग्जांपल में डिवाइड कंप्लीटली हो गया तो वो टर्मिनेटिंग है। थर्ड एग्जांपल के अंदर √2 लिखा हुआ है, और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमें स्टडी नहीं करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इन्होंने बता रखा है कि इसका वैल्यू है 4142139। आप देखो जो 4142139 है इनमें से नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही, इनमें नंबर ऑफ डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग होता है उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एंड जो टर्मिनेटिंग यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और साथ में डिवाइड नहीं हुआ लेकिन कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 फ्रैक्शन पढ़ी हैं। 3 फ्रैक्शन में फर्स्ट 2 पार्ट रैशनल नंबर की थी और तीसरे वाला पार्ट हमारा इररेशनल नंबर का था। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक ये फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक आपको अपनी कॉपी में करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक बहुत ही आसान है। देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 245 को 3 के टेबल पे डिवाइड करा। तो सबसे पहले 3 8 24 आया, 24 में से 24 माइनस करे 0 आ गया, और फिर ऊपर से 5 नोट करा। उसके बाद इसको 1 पे डिवाइड करा, 3 1 3 और यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया 2। तो हमें बताना है कि भाई मतलब इन्होंने बता रखा है कि जो 245 है वो डिविडेंड है, तो आपको बताना है कि ये यहाँ पे 3 क्या है। तो भाई हमने 3 से डिवाइड करा है तो इसको कहते हैं डिवाइजर, ये है हमारा डिवाइजर। ये 81 हमारा आंसर है तो इसको कहते हैं क्वोशेंट। ठीक है, दिस इज द क्वोशेंट। और उसके बाद जो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है इस 2 को बोलते हैं रिमाइंडर। 2 इज नोन एज द रिमाइंडर। तो इन्होंने यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, 245 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 2 + 3। यानी कि ये जो 245 है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के टेबल पे तो ये 81 पर डिवाइड होगा और 2 हमारा रिमाइंडर होगा। उसके बाद हमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। उसको स्टडी करने के बाद
कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट जो आपका आंसर आया है, और आप इसमें ऐड कर दीजिए इसका रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप एक ये सबसे पहले इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, डिवीजन एल्गोरिथम हेडिंग डालेंगे और ये वाली पूरी की पूरी स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, ठीक है। इस वाले को ब्लैक पेन से नोट कर लेना और आगे वाला जो मैंने फिल करा है वो ब्लू पेन से आप नोट कर लेना। इसके बाद हमें इन ये 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है डीओई की कि इन्होंने यहाँ पे कोविड से बचने की हमें एक अच्छा मैसेज दिया हुआ है कि आप रेगुलर 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 अपने हैंड वॉश करते रहिए सोप के साथ और वाटर के साथ। मतलब रेगुलर का मतलब है छोटे छोटे इंटरवल के बाद करते रहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए फटाफट से अभी हम ट्राई यूर सेल्फ के 4 क्वेश्चन करते हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है राइट द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर 210 एंड 128। 210 और 128 का डिवीजन एल्गोरिथम लिखिए, यानी कि इसको डिवाइड करिए और एक स्टेटमेंट की नोटेशन में नोट करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिखेंगे 128 और यहाँ पे बड़ा नंबर लिखेंगे 210। चेक करते हैं 128 इंटू में 2 कितना होता है। सो इट इज 2 8 जा 16, कैरी 1 चला गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 जा 2, 256 बड़ा नंबर आया है, यानी कि ये 1 पे डिवाइड होगा। तो 1 पे डिवाइड करके 128 लिखा, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 8 आएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा। ये जो 82 जो है वो 128 से छोटा नंबर है, तो बस ये आगे डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 210 है, इस 210 को वी कैन राइट 128 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 82। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम बन गई 210 और 128 की 210 की जो वैल्यू है ये 128 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 82 के इक्वल है। तो आपको एक ये वाला सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 112 और 86 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक ये स्टेटमेंट प्रूफ करके दिखानी है कि ये स्टेटमेंट इनकी ट्रू रहेगी। तो देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ पे 112 के सबसे पहले फैक्टर बना लेंगे। 112 के फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, सो इट इज 2 5 जा एंड 2 6 जा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, सो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और फिर 7 पे डिवाइड करेंगे 1 पर। तो ये हमारे फैक्टर आ गए हैं 112 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं 112 के हमने फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हम 86 के फैक्टर बनाएंगे, तो 86 भी सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, तो इट इज 2 4 जा एंड 2 3 जा। उसके बाद 43 पे ही डिवाइड होगा, तो 43 1 जा 43। सिंपल सा फैक्टर है, यहाँ पे लिख देते हैं। जो 86 के फैक्टर हैं डेट इज 43 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 43 था, मैंने उल्टा लिख दिया 43 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। हमें बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। व्हाट इज द एचसीएफ? बहुत सिंपल है, आप बस ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे सर देखो इसमें तो बस ये एक ही 2 कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक ही 2 इसके अंदर कॉमन आ रहा है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2 ही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल, 2 ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमारा जो एचसीएफ है वो 2 है। अब हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। व्हाट इज द एलसीएम? तो भाई एलसीएम बताने के लिए आप इसको ऐसे सोल्व कर दो, 112 और 86 फैक्टर मेथड से तो हम ऐसे ही सोल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देखो 56 आएगा, तो 56 पे आ गया। और यहाँ पे इसको यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लो, 43 आ जाएगा। फिर इसको आप दोबारा 2 पे डिवाइड करो, यहाँ से कॉपी कर लो, 28 आ जाएगा और यहाँ पे 43 का 43 रहेगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, दोबारा आप यहाँ से कॉपी कर लो, तो ये आएगा यहाँ पे 14 और 43 सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? फिर इसको 2 पे डिवाइड कर लो, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 43 आ जाएगा।
अब 7 बन जा 7 और यहाँ पे 43 का 43 और लास्ट में 43 बन जा 43। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 है, उसके बाद 7 है, फिर 43 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर। सो देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 ज़ा 21, कैरी 2 चला गया, 7 4 ज़ा 28, 28 और 2 करेंगे तो 30। उसके बाद आप 301 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4816। कितना सिंपल हो गया। एलसीएम है 4816 और एचसीएफ है 2। वेरी वेरी सिंपल यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपने यहाँ पे देखा था लिखा हुआ है शो डैट। शो डैट का मतलब है प्रूफ करके दिखाइए। तो हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं और प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लिखे हुए हैं 112 और 86। तो 112 मल्टीप्लाई बाय 86, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 112 को 86 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 6 टू जा करेंगे तो 12 आएगा, 6 1 जा करेंगे 6, 1 प्लस करेंगे 7, 6 1 जा 6। देन मल्टीप्लाई 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा, कैरी 1 चला जाएगा, 8 1 जा 8 प्लस 1 9 और 8 1 जा 8। इन सबको हम ऐड करेंगे तो दिस इज 2, दिस इज 3, कैरी 1, दिस इज 16, कैरी 1, दिस इज 9। तो 9632 लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई आया है 9632। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। बहुत सिंपल होते हैं ये वाले क्वेश्चन ना, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे कर दो बस। राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड है एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से। एचसीएफ का वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेंगे 2 है। उसके बाद एलसीएम का वैल्यू ये वाला कॉपी करेंगे 4816। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4816, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। तो ये भी 9632 आ गया और ऊपर भी 9632 है। तो कितना सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई करा, दोनों सेम आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। तो आपको जो ये वाली कैलकुलेशन मैंने करी है, जो मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन करी है, वो अपनी कॉपी के रफ वर्क में करनी है। और जो मैंने ये वाले फैक्टर बनाए हैं, ये वाले फैक्टर बनाए हैं, इसके बाद इसको नोट करा था, ये सब आपको अपने फेयर में नोट करना है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हमें बताना है कि इनमें से जो ये हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या फिर टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखो भाई 164/12 है, हमारे पास 164/12 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव 164 डिवाइडेड बाय 12। और इसको हम डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा बनाएंगे पहले, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसको पहले थोड़ा छोटा बनाएंगे। 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय, इसको भी कट करेंगे तो इट इज 2 6 जा 12। अभी भी ये 2 के टेबल पे कट हो सकता है, तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। अब इसको हम आगे और कुछ नहीं कर सकते। आप इनका ना डिनोमिनेटर चेक करो, आप इनका डिनोमिनेटर चेक करो। और मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन a अपॉन b है और इस a अपॉन b के फ्रैक्शन में जो ये b होता है, अगर इस b के फैक्टर में, इस b के फैक्टर में आपके पास 2 आए तो वो टर्मिनेटिंग है, आपके पास 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग है, आपके पास 2 और 5 यानी कि अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो भी टर्मिनेटिंग है, और इन दोनों के अगर अलावा कोई नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपने यहाँ पे देखा जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो 3 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी आ रहा था। अरे बाबू, इसको पहले छोटा करना है, पहले सिंपल फॉर्म में नोट करना है, उसके बाद चेक करना है।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी ये वाली है, यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। 41/3, 41/3 का जो डिनोमिनेटर है वहां पे ना 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, और ना दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग, यानी कि ये रिपीटिंग वाला नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से आपको ना पूरा नोट करना है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, और स्पेलिंग एकदम करेक्ट करेक्ट नोट करनी है, ठीक है। चलिए सेकंड करेंगे इसका। सेकंड है हमारे पास 83 डिवाइडेड बाय 7। 83 डिवाइडेड बाय 7 में आप देखो ये और छोटा तो हो नहीं सकता, बस इतना ही रहेगा। तो इसके भी डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे। इसका मतलब ये वाला भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन है। तो सेम टू सेम हमारा आंसर आएगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो ऊपर मैंने लिखा है ना वो सेम टू सेम लिखना है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 मार्क्स में ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस ये वाला डायग्राम देखना है और अपना आंसर बता देना है, ठीक है। कितना सिंपल है ये। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड करेंगे, तो थर्ड है हमारे पास 100/15, 100/15। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये थोड़ा छोटा हो सकता है, थोड़ा स्मॉल हो सकता है। तो हम इसको 5 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। ये बन जाएगा 5 20 100 और 5 3 15, 20/3 आ गया यार। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है 20/3। 20/3 का मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर ना 2 है, ना 5 है, ना 2 और 5 दोनों है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर सेम रहेगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्पेलिंग गलत होगी शायद, TAR टर्मिनेटिंग सही है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल यहां से कॉपी कर लेना, एक्सपेंशन यहां से कॉपी कर लेना, आंसर आ गया। हमारे तीनों के तीनों पार्ट्स ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। अब मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटा पार्ट करवा देता हूं, जिससे कि आपको याद रहेगा कि टर्मिनेटिंग कैसे होता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन है 21/16, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप ये चेक करो क्या 21 और 16 को थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। अच्छे से सोचिए, क्या 21 और 16 किसी एक टेबल पे आता है, तो आप कहेंगे सर नहीं आता, यानी कि यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपको चेक करना है जो डिनोमिनेटर में जो 16 लिखा हुआ है, इस 16 के फैक्टर क्या बनेंगे। डिनोमिनेटर में जो 16 है इसके फैक्टर क्या बनेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर बना लो आप साइड पर। सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 8 पे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 पे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 पे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 पे। आपने यहाँ पे देखा कि 16 के फैक्टर में 2 2 2 2 आ रहा है, 16 के फैक्टर में 2 2 2 2 आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना A/B का जो B होता है, अगर उसमें B 2 आता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 आए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इट इज 21 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नजर आ रहा है हमको, सो इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेफिनेटली इसका रिमाइंडर 0 होगा। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अपनी कॉपी में आप ये ब्लैक वाला नोट मत करना, आपको सिर्फ ब्लू वाला नोट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, क्योंकि हमारे तीनों के तीनों पार्ट्स नॉन टर्मिनेटिंग थे ना, तो मैंने सोचा चलो एक टर्मिनेटिंग वाला बता देते हैं। इसके बाद आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप सभी लोग मिलकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 22 डिवाइडेड बाय 125 क्या बनेगा, ठीक है। 125 के फैक्टर बनाना और चेक करना उसमें 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, 5 आए तो टर्मिनेटिंग, दोनों के दोनों आए तो टर्मिनेटिंग, अगर इनके अलावा कोई दूसरा नंबर आए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो 4 और 5 है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कॉपी में इसको नोट नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डैश नंबर,
यहाँ पे हमें नंबर्स बताने हैं कौन सा नंबर होना चाहिए। देखो हमारे चैप्टर नंबर 1 के लिए जब भी नंबर की बात होगी ना, तो वो आपसे या तो रैशनल की बात करेगा, ठीक है, या वो आपसे इररेशनल की बात करेगा। रैशनल और इररेशनल भी हमें यहाँ पे फिल करना है। अब आगे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड नहीं हुआ, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं कर रहे। तो जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं करते वो तो इररेशनल नंबर होता है, यानी कि हमारा आंसर होगा इररेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे बस आप इररेशनल लिख दो, नंबर अपने आप आ जाएगा, नंबर लिखा हुआ है उसके अंदर, तो इररेशनल हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था, ये 4 क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से चैप्टर नंबर 1 के वर्कशीट नंबर 1 में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जो मैंने आपको ये 5th वाला पार्ट होमवर्क दिया है इसका आप आंसर बता देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। एचसीएफ वाला, एलसीएम वाला, डिवाइड वाला, हर एक चीज अच्छे से क्लियर है। अब आप वेडनेसडे का वेट करिए, 7 जुलाई को मैं सेकंड वर्कशीट आपको करवाऊंगा। एंड माय फ्रेंड्स, प्लीज अगर आपको इस वर्कशीट से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, ताकि जैसे आप इसके सोल्यूशन को कॉपी में टेप रहे हैं तो आपके दोस्त भी इस सोल्यूशन को कॉपी में टेप लें। ठीक है, चलिए आपके साथ अब हम वेडनेसडे को मिलेंगे, 7 जुलाई की वर्कशीट कवर करेंगे, दैट इज वर्कशीट नंबर 2। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।